मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जब क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किया था तो उसके साथ एक मैंने वीडियो शेयर किया था। क्या आप लोगों ने वॉच किया था वो वीडियो? यस यस बेटा, सर। किसी ने वॉच किया था? मैंने इसलिए किया था कि बेटा एक्चुअली पेज पे अब एक्चुअली क्वांटम जो मॉडल है एटम का वो एक 3 डायमेंशन मॉडल है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना भी मैं पेज पर ड्रॉ करके दिखाऊं तो शायद वो थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी नहीं आती। तो क्लियरिटी के लिए मैंने वो वीडियो शेयर किया था। तो उसमें क्वांटम मॉडल का 3 डायमेंशन जो है पिक्चर फॉर्म में एनिमेटेड फॉर्म में दिखा रहा है, तो शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, आपने क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ऑल दिस 4 क्वांटम नंबर आर डूइंग वेरियस फंक्शन। उसमें से फर्स्ट जो फंक्शन इनका होता है हायरार्की रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रॉन का, जो हमने डिस्कस किया था कि क्वांटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक 3 डायमेंशन पाथ के अंदर हायरार्की दी गई, जिसमें आपका पूरा पाथ जो है एक 3 डायमेंशन स्पेरिकल सेल के फॉर्म में है। ठीक है, ये स्पेरिकल सेल के फॉर्म में 2 डायमेंशन पाथ नहीं है। और इसके अंदर जो ऑर्बिटल है वो वेरियस एनर्जी लेवल पर है, इसलिए इसको डिवाइड किया गया सब लेवल्स में। यानी यहाँ पर सब सेल क्रिएट की गई और इन सब सेल के अंदर आपके अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप और साइज के ऑर्बिटल्स हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होती है वो 4 क्वांटम नंबर के थ्रू दी जाती है, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। और ये क्वांटम नंबर अलग अलग वे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज प्री डिफाइंड है, मतलब पहले से ही डिफाइन किया हुआ है। जो हमने डिस्कशन के थ्रू देखा कि किस क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है और वह क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इनकी वैल्यू जो है प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू दी जाए और आपसे पूछा जाए कि वेदर दिस क्वांटम नंबर वैल्यू सेट इज राइट और रॉन्ग फॉर द इलेक्ट्रॉन, सो हाउ यू जज। तो यहां से हम ले रहे हैं लिमिटेशन ऑफ द क्वांटम नंबर। लिमिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर में हमें देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज है जो क्वांटम नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी जो डिफाइंड रेंज से बाहर जाती है। ठीक है, तो पहला जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लिमिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। लिमिटेशन ऑफ क्वांटम नंबर। इन क्वांटम नंबर की क्या क्या लिमिटेशन, देखो सबसे पहली लिमिटेशन हमें देखनी है किसके लिए? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन के लिए। एन के लिए लिमिटेशन क्या है कि एन कैन नॉट बी जीरो। एन जो है प्रिंसिपल एनर्जी सेल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी एनर्जी सेल के लिए एन की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। सो एन कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शन। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एन वैल्यू जीरो है या फ्रैक्शन में दी हुई है, इसका मतलब दैट इज नॉट अलाउड वैल्यू, वो वैल्यू आपका परमिटेड नहीं होगा। सो दिस इज द लिमिटेशन रिगार्डिंग द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके लिए लिमिटेशन क्या है? क्योंकि डिस्कशन में आपने देखा था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है अपनी वैल्यू एन से डिराइव करता है और इसकी वैल्यू हमेशा एन से 1 लेस होती है। क्योंकि वैल्यू क्या था कि फॉर गिवन एन के लिए एल की वैल्यू सेट होती है 0 टू n-1। इट मींस इट इज ऑलवेज 1 लेस देन एन। तो लिमिटेशन यहां पर ये है कि एल कैन नॉट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एन। इट मींस किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी एल वैल्यू उसकी एन वैल्यू से या तो इक्वल भी नहीं हो सकती और ना ग्रेटर हो सकती, इट इज ऑलवेज लेसर देन एन। सो दिस इज द लिमिटेशन रिगार्डिंग एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड द थर्ड इज सर आपने कैन मैग लिखा है। कैन नॉट बी, ओके बेटा, इसको कैन नहीं, कैन नॉट बी, कैन नॉट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एन। ठीक है बेटा। यस सर। एंड द थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए लिमिटेशन क्या है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन बी
इक्वल टू एल, क्योंकि ये वाली वैल्यू एल से डिराइव करता है, सो कैन बी इक्वल टू एल, एल के इक्वल हो सकता है, बट कैन नॉट बी ग्रेटर देन एल। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एम वैल्यू जो होगी उसकी एल वैल्यू के इक्वल तो हो सकती है, बट ग्रेटर नहीं हो सकती। सो दिस इज द लिमिटेशन रिगार्डिंग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड द फोर्थ आपका है स्पिन क्वांटम नंबर एस। अब देखो इसकी लिमिटेशन क्या है कि एस कैन नॉट हैव एनी वैल्यू एक्सेप्ट प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। इन दो के अलावा कोई और वैल्यू इसकी नहीं हो सकती। स्पिन के लिए जब भी वैल्यू होगी या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ, इन दो वैल्यूज के अलावा कोई और वैल्यू एस के लिए अलाउड नहीं है। तो ये लिमिटेशन पॉइंट है, और इसी लिमिटेशन पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे पहला आएगा कि आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन होगी, आपको बताना होगा कि ये वैल्यू सेट परमिटेड है, मींस अलाउेबल है, या नहीं अलाउेबल, नॉट परमिटेड। लाइक इसमें दिया हुआ है, तो वहां पर ये लिमिटेशन पॉइंट की जरूरत पड़ेगी कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर पर अलग अलग तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ही यूनिक और इंटेलिजेंट क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज परमिटेड फॉर इलेक्ट्रॉन। इसमें परमिटेड देखना है हमें कि कौन सा वैल्यू सेट परमिटेड है। परमिटेड वही होगा जो इस लिमिटेशन को फॉलो नहीं कर रहा होगा या फॉलो कर रहा होगा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि n इज 2, l इज 1, m इज 1 एंड s इज प्लस हाफ। सबसे पहले n से स्टार्ट करो। n की लिमिटेशन क्या है कि n जीरो नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो इट्स ओके। अब आप l के लिए चेक करो, l की वैल्यू ऑलवेज n से 1 लेस होनी चाहिए, ये भी आपका ओके है। m l के इक्वल हो सकता है बट ग्रेटर नहीं, अगेन दिस इज राइट। s की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ होनी चाहिए, ये भी राइट। ये ऑल 4 वैल्यूज जो है आपके लिए इलेक्ट्रॉन के लिए परमिटेड है, तो इसका मतलब ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर एप्लीकेबल है। लेकिन सेकंड केस देखो आप, n इज 0, l इज 1, m इज 1, s इज माइनस हाफ। यहां पर देखो पहले ही फर्स्ट पॉइंट पर ही आपको लिमिटेशन मिल गया, क्योंकि यहां पर n 0 है। अगर फर्स्ट पॉइंट पे ही लिमिटेशन मिल गया तो आगे तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपके लिमिटेशन में आ गया, क्योंकि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो फिर आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। तो ये सेट जो है परमिटेड नहीं है। फिर आप सी देखो आप, n2, l2, m2, s प्लस हाफ। फर्स्ट इज ओके बट सेकेंड आपका ओके नहीं है, क्योंकि यहाँ पर l की वैल्यू n के इक्वल आ रही है, और लिमिटेशन में आपने क्या पढ़ा कि l कैन नॉट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन n, तो यहीं पर लिमिटेशन मिल गई। फिर आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, इट मींस कि दिस सेट ऑफ वैल्यू इज नॉट परमिटेड। नाउ नेक्स्ट यहां पर दिया गया n3, l2, m3 एंड s इज प्लस हाफ। फर्स्ट और सेकंड यहां पर परमिटेड है, बट थर्ड परमिटेड नहीं है, क्योंकि यहां पर m l से ग्रेटर हो रहा है, विच इज नॉट अलाउड, तो ये भी आपका सेट परमिटेड नहीं होगा। ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको ले रहा हूं। n3, l2, m2 and s is 0. First 3 quantum number values are okay, they are allowable, बट लास्ट जो है आपने पढ़ा था कि स्पिन की वैल्यू सिर्फ प्लस हाफ और माइनस हाफ ही परमिटेड है। इसका मतलब ये आपका परमिटेड नहीं होगा, इस बेसिस पर ये सेट भी परमिटेड नहीं होगा। यस बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस। तो इस तरह से यहाँ पर 4 क्वांटम नंबर वैल्यू सेट देकर आपसे पूछा जाएगा कि ये परमिटेड है या नॉट परमिटेड। नॉट परमिटेड के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वहां पर अपोजिट चेक करना होगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो आपका इसी परफॉर्मा को जो आपने लिमिटेशन पढ़ा इसी के बेस पर एक दूसरे तरह से भी क्वेश्चन दिया जाता है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि वाई 1p इज नॉट पॉसिबल। अब थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका 1p सब सेल पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो आपको पता है कि हर सब सेल के लिए दो वैल्यूज होती है n एंड l, क्योंकि यही दोनों वैल्यू मिलाकर सब सेल की नेमिंग होती है। अब इससे आप n और l की वैल्यू डिराइव करो। n की वैल्यू जो सब सेल में नंबर दिया जाता है वही n वैल्यू होती है, सो दिस इज 1। और l वैल्यू जो होती है वो अल्फाबेट से डिराइव होती है। तो आप याद करो, L0 is called S, 1 is called P, 2 is called D and 3 is called F. So here P is given, it means कि L is 1. अब यहाँ पर देखो इस सब सेल के लिए L की वैल्यू N के इक्वल हो रही है, which is not allowed, जो कि अलाउड ही नहीं है कि L की वैल्यू N के इक्वल हो सकती है। इसका मतलब ये सब सेल पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं पॉसिबल है तो उसका रीजन आप क्या दोगे कि बिकॉज L is equal to N which is not permitted, जो कि परमिटेड नहीं है। तो इसलिए ये सब सेल पॉसिबल नहीं है, ये आपका पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1p है, ठीक है, आपको दे सकता है कि 2d पॉसिबल है कि नहीं। अब 2d के लिए हम क्या चेक करेंगे, किसी भी सब सेल के लिए पॉसिबल है या नहीं है, आप उसकी n और l वैल्यू कंपेयर करो। अगर l की वैल्यू n के इक्वल या ग्रेटर है तो विच इज नॉट अलाउड, तो देन दैट सब सेल इज नॉट पॉसिबल। जैसे 2d आपका पॉसिबल है या नहीं हम चेक करेंगे, तो n वैल्यू इसकी 2 हुई, l वैल्यू 3 हुई, यहाँ पर l जो है ग्रेटर देन n हो रहा है, विच इज नॉट अलाउड। तो सिंस 2d के लिए l वैल्यू इज ग्रेटर देन n, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो मैंने दिखाया कि वैल्यू सेट देकर पूछा जाएगा, और एक किस तरह से पूछा जाएगा कि ये सब सेल पॉसिबल है या नहीं है। तो वहां पर भी आंसर इसी लिमिटेशन पॉइंट के बेसिस पर आपको देना है। ठीक है बेटा, क्लियर है ये? कोई डाउट है बेटा Yes, किसी sir. को? किसी को भी कोई डाउट हो पूछ सकता है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है कि पूछने से आपको मैं नहीं बताऊंगा या आपकी कोई वैल्यू कम हो जाएगी। तो आराम से पूछो, आप पूछना जरूरी है। अगर नहीं आ सर रहा है समझ आपने में, P को 1 क्यों लिखा? L में मतलब L में आपने 1 क्यों लिखा है? वहां पे तो P आना चाहिए ना। नहीं बेटा, जो देखो सबसेल की जब आप नेमिंग करते हो तो एल के न्यूमेरिक वैल्यू को आप कन्वर्ट करते हो अल्फाबेट लेटर में, और उसकी हमने लिस्ट बनाई थी ना कि L0 जो होगा उसको हम S कहेंगे, L1 जो होगा यस इसको सर। हम कहेंगे P। तो वहां से हमने डिराइव की ना, जब आपको यस सबसेल का सर। नेम दिया हुआ है तो उससे N और L की न्यूमेरिक वैल्यू पहले आपको डिराइव करनी होगी, क्योंकि तभी आप यस बता सर। सकते हो कि ये पॉसिबल है या नहीं है। सर तो एस ये और पी इस के अलावा और कोई अल्फाबेट तो नहीं है, मतलब जैसे वैल्यू अलग होती है सबकी? नहीं, ये तीन वैल्यूज बताए थे ना, 0 S P D और एक था आपका F, यहाँ तक याद सर बस करना ये था ना। चार के अलावा और कोई तो नहीं आएगी ना? नहीं, यही चार तक करने हैं, क्योंकि इसके अलावा अभी कोई सबसेल हमें प्रैक्टिकली नहीं मिला है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली एफ के बियॉन्ड जो है कोई सबसेल हमें अभी तक एटम में मिला नहीं है। सर ठीक है, 2D में L2 नहीं होगा? किसमें बेटा? 2D के केस अच्छा, में ओ सॉरी सॉरी, L हाँ इक्वल ठीक है S ठीक है, क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही हो आप बेटा। कई बार टीचर भी गलतियां कर बैठते हैं बेटा, ऐसी बात नहीं है कि आप ही गलती कर सकते हो। एक्चुअली रिटेन करते समय ना कई बार ध्यान नहीं रहता, तो अच्छी बात है। आपको जहां पर नजर आए कि मैं कुछ गलत लिख रहा हूं तो आप पॉइंट आउट करो, फिर उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 2D है तो L2 होगा। अब ठीक है बेटा? बट सर तब भी तो कंडीशन शायद फॉल्स ही आ रही है ना, हाँ, L जो है इक्वल हो रहा है ना, तो नहीं हो सकता, उससे लेस होना चाहिए। लेस होना चाहिए ना। L की वैल्यू ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के लिए N से 1 लेस होनी चाहिए। ये अगर N2 है तो L के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या बन सकती है, 0 एंड 1, नॉट बियॉन्ड 1। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सर बेटा? अगर एल की जगह हाँ, 0 होता तो N0 कहाँ अलाउड है बेटा, लिमिटेशन में पढ़ा था ना एन, आपने। सर एन नहीं एल, एल अगर 0 होता तो? S कहते,
एक पॉसिबल केस बता दो, पॉसिबल केस हो जाएगा। चलो अगर मैं दे रहा हूं, देखो नॉट पॉसिबल ज्यादा पूछा जाता है ना, पॉसिबल वाला कम पूछा जाता है। फिर भी चलो अगर आपको लग रहा है तो हमें बताने, सपोज करो कि 3D पॉसिबल है या नहीं है। 3D पॉसिबल और नॉट। अब देखो बेटा, किसी के भी पॉसिबिलिटी या नॉट पॉसिबिलिटी के लिए क्या करना होता है, आपको उसकी n और l वैल्यू कंपेयर करनी है। तो यहां पर देखो आपका n वैल्यू 3 है, l वैल्यू क्या है इसका 2, क्योंकि 0 इज s, 1 इज p, 2 इज d। अब यहां पर इस केस में क्या देखो कि l इज लेस देन n है, विच इज पॉसिबल, अलाउड, तो इसलिए आपका 3D पॉसिबल होगा। तो 3D इज पॉसिबल बिकॉज फॉर 3D l इज लेस देन n। ठीक है बेटा, अब क्लियर है? यस यस सर। सर। ओके, अब यहां से आ जाओ, हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं। अभी सारे क्वांटम मॉडल ही चलेगा, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। आपने पढ़ा था कि जो ऑर्बिटल है वो डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं, डिफरेंट एनर्जी के होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो अलग अलग ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, तो इनका साइज और शेप क्या होता है। तो सबसे पहले हमें शेप देखना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको शेप कोई डिराइव करना है, आपको शेप जो है लर्न करना है कि किसका कौन सा शेप होता है, डिराइव नहीं करना है, क्योंकि डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल है, क्योंकि ऑर्बिटल्स हैव द सेम नेम सर एज द सबसेट। यस बेटा। सर हम लोग शेप को कैसे डिराइव कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल पॉसिबल कैसे है शेप को डिराइव करना? पॉसिबल है, बट हमारे एक्चुअली कोर्स लेवल पर नहीं है। डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू डिराइव की जाती है। शेप का मतलब क्या है कि किस तरह से फिजिकली वो अपीयर हो रहा है। अब कोई चीज अगर सपोज करो कि डेंसिटी इस तरह से बन रही है, तो हम क्या करेंगे कि जो इसकी डार्केस्ट डेंसिटी के जो पॉइंट्स है, इनको हम एक रफली लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और ये देखने में कैसा लग रहा है, स्फीयर की तरह लग रहा है, तो हम इसका शेप क्या बताएंगे, स्फेरिकल शेप बताएंगे। डेंस, ओके सर। ठीक है। हालांकि डेंसिटी यस। इक्वेशन के थ्रू डिराइव होती है, बट बेटा वो मैंने बताया कि अभी है नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स आगे भी आपको मिलेगी, तो वहां पर डेरिवेशन भी आप कर पाओगे, क्योंकि जो क्वांटम मैकेनिक्स का बेस इक्वेशन है उसकी हमें स्टडी नहीं करनी है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पर ही डिराइव की जाती है। उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो हर जगह से मेजर करके देखी जाती है कि अगर उनको ज्वाइन करेंगे तो ये कौन सा शेप बनता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें याद रखना है कि यहाँ पर 3 डायमेंशन स्पेस है। 3 डायमेंशन स्पेस का मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 एक्सिस है, तो ऑर्बिटल की डेंसिटी जो होती है वो तीनों एक्सिस पर मेजर की जाती है, और उसी के बेसिस पर शेप डिराइव होती है। जैसे ये मैंने जो शेप बनाया वो एस ऑर्बिटल का शेप है, तो एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि मैंने बताया कि आपको डिराइव नहीं करना है, लर्न करना है। अब ये स्फेरिकल क्यों होता है, क्योंकि ये देखा गया कि एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तीनों डायरेक्शन में, यानी तीनों एक्सिस पर यूनिफॉर्म है। जितना ये एक्स एक्सिस पर, जितना ये एक्स एक्सिस पर ओरिएंटेड है, यानी जितने एक्सटेंट तक एक्स एक्सिस पर डेंसिटी है, उतनी वाई एक्सिस तक है, उतनी जेड एक्सिस पर है। इसका मतलब कि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्म इन द ऑल डायरेक्शन। तो अगर सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्म है, तो उस यूनिफॉर्म डायरेक्शन को जब आप ज्वाइन कराओगे तो ये एक स्फेरिकल शेप बनेगा। ठीक है, तो इसलिए एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, मतलब ये स्फीयर जैसा है। कोई भी एस ऑर्बिटल हो, चाहे 1s लो, 2s लो, सभी स्फेरिकल शेप में होंगे। क्लियर है बेटा? और क्यों स्फेरिकल है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। आप खुद सोचो, स्पेस में अगर हर डायरेक्शन में आपकी कोई चीज यूनिफॉर्म है, तो अगर आप उसको ज्वाइन करोगे उसके यूनिफॉर्म पॉइंट्स को, तो एक स्फीयर शेप देगा। अब आ जाओ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में आपका डेंसिटी यूनिफॉर्म ऑल डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि यहां पर देखा गया कि पी ऑर्बिटल में आपकी जो डेंसिटी है, क्योंकि पी ऑर्बिटल 3 होते हैं,
तो यहाँ पर देखा गया कि डेंसिटी जो है स्पेसिफिक एक्सिस पर ओरिएंटेड है और ये डम्बेल शेप में। तो पी ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डम्बेल होता है, डमरू की तरह होता है। ठीक है, जैसे अगर आप देखो एक पी ऑर्बिटल में देखा गया कि एक पी ऑर्बिटल में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑन द एक्स एक्सिस पर है और ये कुछ इस तरह से ओरिजिन जहां पर है, ओरिजिन पर डेंसिटी 0 है और जैसे जैसे ओरिजिन से आप अवे होते जाते हो डेंसिटी ये इंक्रीज होती है और एक मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर उसके बाद डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और अपोजिट में भी ठीक ऐसा ही होता है। तो ये कुछ इस तरह से ये डिजाइन बनता है डम्बेल। और चूंकि ये डम्बेल एक्स एक्सिस पर है तो दिस इज कॉल्ड पी एक्स। एक्सिस तीनों है बट पी ऑर्बिटल में जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 3 एक्सिस पर डिवाइडेड है डम्बेल के शेप में। तो पहले हम इनको अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, दूसरे में देखा गया कि ये एक्स वाई एक्सिस पर इसी तरह एक डम्बेल बन रहा है, यहां पर भी सेम उसी तरह से ये वाई एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड पी वाई। और तीसरा देखा गया अब ये मैंने अलग अलग करके क्यों दिखाया, क्योंकि पी ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल डेंसिटी है वो 3 एक्सिस पर ओरिएंटेड है डम्बेल शेप में। ये मैंने अलग अलग ना करके, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होते हैं, ये एक जगह पर ही होते हैं। बट जब आप एक जगह पर इसको ज्वाइन करके देखोगे तो थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स नजर आएगा। यहां भी एक डम्बेल है तो ये देखो आपको ऐसा लगेगा, इस तरह से ये बनेगा, इसलिए मैंने पहले अलग अलग करके आपको दिखाया। यहां पर मैंने तीनों कंबाइन कर दिए, ये पी एक्स, ये पी जेड है, ये आपका पी वाई। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डम्बेल शेप में होती है, यानी ओरिजिन पर 0 और ओरिजिन से अवे होने पर मैक्सिमाइज होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, उसके बाद ये 0 हो जाती है और इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में भी ओरिएंटेड होती है। तो ये तीनों डायरेक्शन में डम्बेल शेप में ओरिएंटेड है। तो पी का ऑर्बिटल का शेप हो गया डम्बेल और यहाँ पर 3 डम्बेल बनेंगे क्योंकि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल है, एक एक्स एक्सिस पर, एक वाई पर, एक जेड पर। सो दिस आर कॉल्ड पी एक्स, पी वाई, पी जेड। क्लियर है बेटा? और सभी पी, अगर आप 2 ले रहे हो तो 2p में 3 होंगे आपके, एक 2p एक्स बनेगा, एक 2p वाई बनेगा और एक 2p जेड बनेगा। उसी तरह 3p लोगे तो 3p में भी 3 पार्ट होंगे। बेटा सबका कंबाइन करके होता है बट अलग अलग, चूंकि 3 ऑर्बिटल होते हैं ना पी में, तो तीनों का हमें पहले अलग अलग देखना होता है। एस में चूंकि इस तरह से कोई बाइफर्केशन नहीं होता है क्योंकि एस ऑर्बिटल यूनिफॉर्म है। आपने पढ़ा है ना कि एस में एक ही ऑर्बिटल है, बट पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं एंड दे आर ओरिएंटेड इन 3 ऑर्बिटल का मतलब कि पी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से 3 एक्सिस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है डम्बेल शेप में एंड दे आर नेम्ड एज ए पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड ऑर्बिटल। लेकिन एक जगह जैसे आप 2p ले रहे हो तो ये पूरा 2p हो गया। अब इस 2p में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से ओरिएंटेड होगी, तो एक 2p x बन जाएगा, एक 2p y बन जाएगा, एक 2p z बन जाएगा। यहां पर मैंने उसको अलग अलग किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, बट एक्चुअली किसी भी p सबसेल के अंदर जो 3 p ऑर्बिटल होंगे वह इस तरह से आपको मिलेंगे। क्लियर है बेटा? आप तो p का शेप डम्बेल हो गया। अब आ जाओ d ऑर्बिटल। यस बेटा, क्लियर है या किसी को डाउट हो रहा है अभी? हाँ बेटा, क्लियर है? यस सर। ओके, अब आ जाओ डी का। डी में टोटल जो है 5 ऑर्बिटल होते हैं, यानी डी ऑर्बिटल 5 होते हैं किसी भी डी सबसेल में, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं। और आपने पढ़ा था कि उसकी नेमिंग भी हमने अलग अलग वे में की थी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। तो वो डायरेक्शन क्या था? ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पर यहां पर जनरली एक को छोड़कर बाकी 4 के और डी ऑर्बिटल के जो शेप होते हैं उसको कहा जाता है डबल डम्बेल। डबल डम्बेल यानी ऐसे 2 डम्बेल बनते हैं, एक डम्बेल ऐसे हुआ, दूसरा डम्बेल ऐसे हो गया।
एक को छोड़कर सभी डी ऑर्बिटल में डबल डंबल होते हैं परपेंडिकुलर पर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पर ये डबल डंबल होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, आपको याद होगा मैंने नेमिंग करवाई थी कि इनकी नेमिंग क्या होती है, dxy, yz, zx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये देखो ऑल 5 डी ऑर्बिटल के नेम है ये। अगर बीच में कहीं एक्सीडेंटली ब्रेक होती है क्लास तो आप रीज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि कुछ देर में एक बार ब्रेक करना पड़ेगा। तो अब देखो ये dxy, dyz, ये 5 डी ऑर्बिटल की नेमिंग की गई है। और नेमिंग किस बेस पर की गई है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन या ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे ऊपर आपने पी में देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से पी सबसेल के अंदर ओरिएंटेड है एक्स वाई जेड पर। अब यहां पर ये एक्स वाई क्यों लिखा गया, देखो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो आप उसको कहते हो ऑन एक्स, वाई एक्सिस पर है तो आप कहते हो कि वो ऑन वाई है। लेकिन अगर वो एक्स वाई की इन बिटवीन होता है तो आप उसको क्या कहते हो, एक्स वाई प्लेन पर। तो यहाँ पर dxy का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह x और y एक्सिस पर नहीं है, बिटवीन x और y, इसलिए इसका नाम रखा गया dxy। इसका मतलब यहाँ पर जो डंबल बनेगा, ध्यान देना बेटा, वो x और y के इन बिटवीन बनेगा। थोड़ा सा 2D में लिमिटेशन लग जाता है कि कई बार 3D अपीयरेंस अपीयर होती है, कई बार नहीं हो पाती है। यहाँ पर जैसे अगर हम ले रहे हैं, सपोज करो इस तरह से, ये 3 परपेंडिकुलर एक्सिस है आपकी, ठीक है, इसको हम ले रहे हैं, सपोज करो ये आपका x हुआ, ये y हुआ और ये z हुआ। तो बिटवीन x y, अब ये z आप मान लो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहां पर जो डंबल बन रहा है वो एक्स वाई प्लेन के बीच में, ठीक है। एक्स वाई प्लेन का मतलब हुआ कि एक डंबल जो है ये इस तरह से होगा और दूसरा डंबल इस तरह से होगा। इसको जेड पे मत मानना क्योंकि जेड परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरह से आएगा ये, ठीक है। या अगर ऐसे आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है तो मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, थोड़ा सा टिल्ट करके। अब बेटा क्लियर है, ये मैं इसी को थोड़ा सा अलग वे में दिखाया मैंने। ये जेड परपेंडिकुलर है, एक्स वाई के इन बिटवीन ये आपके लोब्स आ रहे हैं, तो ये आपका dxy का प्रेजेंटेशन है। तो कोई भी डी ऑर्बिटल लेते हो, इन तीनों में डबल डंबल है और ये डबल डंबल बिटवीन देयर एक्सिस है। जैसे एक्स वाई का मतलब कि यहाँ पर डंबल एक्स वाई के इन बिटवीन है, यहाँ पर डंबल वाई और जेड के इन बिटवीन है, यहाँ पर जो डंबल होगा वह जेड और एक्सिस के इन बिटवीन होगा, ठीक है। जैसे ये मैंने dxy का ड्रॉ किया, ठीक है। इसी तरह से आप जैसे dyz जब दिखाना है आपको तो आप क्या करो, यहाँ पर y और z प्लेन लो, जो नहीं आ रहा है इसके बीच में ये डंबल इस तरह से दिखाओ, ये आपका dyz हो गया। अगर मैं 2 डायमेंशन में लेता हूं, अगर आपका dzx है तो इसका मतलब ये z और x प्लेन के इन बिटवीन है डंबल, और ये हमेशा डबल डंबल होगी पर बिटवीन द एक्सिस होंगे। लेकिन जो लास्ट का जो दिया हुआ है जैसे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर जो डंबल है वो ऑन द एक्सिस पर है, ये ध्यान देना, ये ऑन द एक्सिस पर है। इसमें एक डंबल जो है अलोंग द एक्स एक्सिस पर है px की तरह, और दूसरा डंबल यहाँ पर ऑन द वाई एक्सिस पर है, तो इसका नाम रखा गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और लास्ट जो है dz स्क्वायर, इसमें मैंने बताया था कि लास्ट एक और डी ऑर्बिटल में डबल डंबल नहीं होता है, इसमें एक ही डंबल होता है एंड दैट इज ऑन द जेड एक्सिस। और इसमें दूसरा डंबल जो है वह एक सर्कल फॉर्म में आ जाता है, एक सर्कुलर रिंग फॉर्म में आ जाता है। तो ये आपका
इस तरह से 3 डायमेंशन प्रेजेंटेशन। तो डी का शेप डंबल होता है, पी का डंबल एक डंबल होता है, डी में डबल डंबल, एस स्फेरिकल, और जो लास्ट है एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का शेप आपको ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, तो इसको हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स शेप, बट इसको हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉ करना सिर्फ 3 का ही है आपको, एस, पी और डी। यस बेटा, क्लियर है? हाँ बच्चों, क्लियर है या किसी को डाउट है? सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? क्या बेटा? डी, सर डी एक्स स्क्वायर और वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। हाँ इसमें आपको देखो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि शेप आपको लर्न करना है, डिराइव नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नेमिंग ऐसे क्यों किया गया, ठीक है। तो नेमिंग की कुछ रीजन है, बट वो रीजन अभी जरूरत नहीं है आपको मतलब डिराइव करने की या एक्सप्लेन करने की। आप इतना याद कर लो कि जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पर जो लोब्स है वो ऑन एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, और जब ये एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स लिखता है तो इसका मतलब बिटवीन एक्सिस है। मैंने शुरू में बोला बेटा कि शेप आपको लर्न करना है, डिराइव नहीं करना है, ये लिमिटेशन है। क्योंकि होता है ना कुछ चीजें इनिशियली आपको पहले एज यूजुअल पढ़नी पड़ती है, फिर जब कुछ दिन पढ़ लेते हो तब आपको उसकी डेरिवेशन बताई जाती है कि क्यों ऐसा किया गया। क्लियर है बेटा? तो अभी सिर्फ लर्न करना है आपको कि किसका क्या शेप होगा, और वो भी सिर्फ एस, पी और डी तक। एफ का देखो मैंने दिया है कि नो नीड टू ड्रॉ, आपको इसके शेप कभी भी ड्रॉ करने के लिए नहीं आएंगे और ना आपसे पूछा जाएगा।